सुप्रभात बच्चों। लाइव क्लास में मैंने पाठ 5 मिठाई वाला कहानी के बारे में बताया था। यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखी है। उन्होंने इस कहानी में एक मिठाई वाले का वर्णन किया है जो बच्चों को बहुत ही सस्ते दाम पर मिठाइयाँ, मुरली, खिलौने आदि बेचता है, क्योंकि वह अपने खोए हुए बच्चों को उन सभी में देखता है और उनके उछलने कूदने से उसे खुशी प्राप्त होती है, संतोष होता है। वह इन बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखता है। तो बच्चों, ये कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी। आज मैं इस कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो इसका उत्तर है बच्चों, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। सानिध्य का मतलब समीपता, उनके निकट रहना चाहता था। तो क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था, उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीज़ें लाया करता था, इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चे की फरमाइशें पूरी करता रहता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह इन चीज़ों को तैयार करवाता था तथा बच्चों के उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। यानी बच्चों की उत्सुकता बनी रहे, वो ये चाहता था। तो बच्चों, ये अलावा शब्द में आप लोग इसमें आ की मात्रा लगा लीजिएगा। ये ऊपर से एक की मात्रा हटा दी जाए और बच्चों की उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था, इसमें बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा। तो बच्चों फिर से देख लीजिए। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था, उनकी निकटता, सानिध्य मतलब निकटता प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीज़ें लाया करता था, इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चे की फरमाइशें पूरी करता रहता था। जैसे बच्चे जिस प्रकार से मांगते थे, वह उस प्रकार से चीज़ें देता था। क्योंकि कोई कहता था हमें लाल चाहिए तो उनको लाल रंग का खिलौना, कोई कहता था हमें नीला चाहिए तो उसे नीले रंग का खिलौना, इस तरीके से देता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह इन चीज़ों को तैयार करवाता था
तथा बच्चों की उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। बच्चों, अब प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थीं, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो प्रश्न 2 था बच्चों, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। मिठाई वाला जो है मधुर स्वर में गा गा कर अपनी चीजों को बेचता था, इसलिए। तो मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि विशेषताएं थीं, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। अपनत्व दर्शाना यानी प्यार दिखाना, अपनापन, तो ये सब बातें हैं जो जिसके कारण बच्चे उसकी ओर खींचे चले जाते थे और बड़े भी उसकी बातों से प्रभावित होते थे। बच्चों, अब प्रश्न संख्या 3 समझ लेते हैं। प्रश्न 3 बच्चों, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। विक्रेता मतलब जो बेचता है, यानी दुकानदार। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। विजय बाबू एक ग्राहक थे, जो सामान खरीदने वाले कस्टमर, और मुरली वाला एक विक्रेता, यानी जो बेचने वाला या दुकानदार। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। उत्तर है बच्चों, विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है। देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हैं। यानी ये एहसान कर रहे हैं कि ये 3 पैसे की चीज है और मैं आप लोगों को 2 पैसे में दे रहा हूँ। विजय बाबू इस तरीके से अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। लागत यानी कितने में वो वस्तु बन रही है, तो इसलिए उसने कहा था कि वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता है। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। दस्तूर होता है, ये नियम होता है, यानी जो ग्राहक वस्तुएं खरीद रहे हैं उसमें कितना लागत, कितना पैसा लगा है, ये नहीं पता होता है ग्राहक को। और उनका नियम होता है कि चाहे दुकानदार अपनी वस्तु हानि उठाकर बेच दे, यानी कम दामों में बेच दे जितने में उसने जो है बनवाई है या खरीदी है, तो तब भी ग्राहक को लगता है कि दुकानदार जो है उन्हें लूट रहा है, उसको इससे भी कम पैसे में मिली होगी तभी तो वो इतने पैसे में दे जा रहा है। तो बच्चों फिर से देख लीजिए, विजय बाबू
एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है। देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ जो है मेरे ऊपर लाद रहे हैं। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। बच्चों, अब प्रश्न संख्या 4 समझ लेते हैं। बच्चों, प्रश्न 4 है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो इसका उत्तर है बच्चों, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे, अति उत्साहित होते थे या खुश हो जाते थे। उन्हें खेल कूद भूलकर अपने सामान, जूते, चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता। वे अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मनचाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। तो बच्चों, ये था प्रश्न 4। पुनः देख लीजिए, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल कूद भूलकर अपने सामान, जूते, चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मूल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मनचाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। तो बच्चों, खिलौने वाला जब अपने मधुर स्वर में गाकर खिलौने बेचता था तो बच्चे उसकी तरफ खींचे चले जाते थे। ये बच्चों का स्वभाव होता है कि वो बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं किसी भी चीज से, और उन्हें जो चीज चाहिए होती है वो लेकर ही रहते हैं। बच्चों, प्रश्न 5 है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? बच्चों, इस शब्द को सही कर लीजिएगा, स्मरण। यहाँ पर स्मरण शब्द है ये सही। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाले की तरह ही इसकी आवाज जानी पहचानी थी। क्योंकि जब वो मुरली बेचने आया था तो उसकी आवाज जो उसे खिलौने वाले की तरह ही लग रही थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से गाकर खिलौना बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियाँ बेचा करता था। तो रोहिणी को जो है मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का
स्मरण इसलिए हो आया था क्योंकि जिस प्रकार से खिलौने वाला गा गा कर अपनी चीजें बेचता था, उसी तरह से ही मुरली वाला भी अपनी चीजें गा गा कर बेच रहा था और उसकी आवाज जो है उससे मिलती जुलती ही प्रतीत हो रही थी। इसलिए ही रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हुआ है, मतलब उसकी याद आ गई। स्मरण का मतलब याद आ जाना। तो बच्चों, ये था प्रश्न 5। अब हम प्रश्न 6 का उत्तर जान लेते हैं बच्चों। प्रश्न 6 है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? तो उत्तर है बच्चों इसका, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इस पर उसने भावुक को बताया, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। उसके पास सुख के सभी साधन थे। स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई, यानी उनकी असमय मृत्यु हो गई। तो रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इस पर उसने भावुक हो बताया, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। उसके पास सुख के सभी साधन थे। स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई, यानी ये ईश्वर के लीला के कारण, यानी ऐसा कुछ विधाता का विधान था जिसके कारण उसके बच्चे और पत्नी की मृत्यु हो गई। तभी उसने इन व्यवसायों को अपनाया। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए कि मैं इन व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते, उछलते तथा इठलाते बच्चों में अपने बच्चों की झलक होगी। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। मतलब मिठाई वाले का कहना था कि मैं जो है पैसे कमाने के लिए जो है सामान बेचने नहीं आता हूँ। मेरे जो बच्चे अब मेरे पास नहीं रहे तो उनकी झलक जो है इन बच्चों में उसे दिखाई पड़ती है, इसलिए वह ये चीजें बेचने आता है। उसे पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए वह बच्चों की खुशी के लिए इन्हें जो है सस्ते दामों पर भी बेच देता है। जब बच्चे खुश होते हैं, उछलते कूदते हैं, तो उसे बहुत ही मन में संतोष मिलता है और इस तरीके से वह इन बच्चों में अपने बच्चों को देखने लगता है कि यदि मेरे भी बच्चे जो हैं जीवित होते तो वो इसी तरह
खुश होते और उछलते कूदते। इसीलिए वो इन चीज़ों को जो है गांव-गांव में जाकर बेचता है। तो ये था बच्चों आपका प्रश्न 6। अब प्रश्न 7 का उत्तर समझ लेते हैं बच्चों। प्रश्न 7, अब इस बार पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? अब इस बार ये पैसे न लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है जो उसने बना के रखी थी। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना, अब इस बार पैसे न लूंगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया और ये बच्चे उसे अपने बच्चे ही लगे। मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं, तो वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया दे देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना, अब इस बार ये पैसे न लूंगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया और ये बच्चे उसे अपने ही लगे। तो ये था बच्चों प्रश्न 7 का उत्तर। अब प्रश्न 8 जान लेते हैं। प्रश्न 8 है बच्चों, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? चिक के पीछे से, पर्दे के पीछे से बात करती हैं और क्यों करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? और आपकी राय में क्या सही है? क्या उन्हें पर्दे के पीछे से बात करनी चाहिए? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए हैं और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे बात करने को मजबूर होती हैं। हमारी राय में यह पूर्णतया गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं। दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने हेतु सरकार व युवा वर्ग को ही आगे आना होगा और लोगों की सोच बदलनी होगी, जिससे साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जमाने में जो है चिक के पीछे से जो भारत
के पिछड़े वर्ग यानी जहाँ पर शिक्षा का प्रसार प्रचार नहीं हो पाया है, वहाँ आज भी स्त्रियाँ जो हैं चिक के पीछे से यानी पर्दे के पीछे से बात करती हैं। वैसे जो संविधान है उसने स्त्री पुरुष दोनों को एक समान अधिकार दिए हैं कि वो दोनों जो है समान रूप से रह सकते हैं और स्त्रियां भी पुरुषों के समान सामने बात कर सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। ये हम मनुष्यों ने ही जो है उसमें भेदभाव किया है। तो यदि सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है और युवा वर्ग यदि आगे आए तो लोगों की सोच बदल जाएगी और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण और साक्षर राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। वैसे अब तो बहुत बदलाव हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां ये सोच बदलनी है। तो बच्चों, ये थे प्रश्नों के उत्तर। आप लोग को समझ में आ गए होंगे और यदि फिर भी पाठ से संबंधित कोई समस्या या परेशानी आती है तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।